एचपी एग्जाम अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम ऑल इकोनॉमी क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका HPRCA हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा डिफरेंट हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक रिवीजन हो सके और आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स सेक्शन से आपके एग्जाम में HPRCA पूछ रहा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज मेनली लिमिटेड टू विच टू फूड क्रॉप्स, कि भारत में हरित क्रांति की सफलता मुख्यतः किन दो खाद्य फसलों तक जो है वो सीमित थी। आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी 1966 या 1967 के आसपास जो है वो आपके भारत में जो है वो शुरुआत इसकी मानी जाती है ना। तो क्या पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति की जो है वो की सफलता जो है वो मुख्यतः किन दो खाद्य फसलों तक जो है वो सीमित थी। ए ऑप्शन है राइस एंड मिलेट्स, बी ऑप्शन है कॉटन एंड शुगर केन्स, सी ऑप्शन है पल्सेज एंड ऑयल सीड्स एंड डी ऑप्शन है आपका व्हीट एंड स्टोन। तो इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन है कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाना इसका मेन एम था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज कर केमिकल फर्टिलाइजर या फिर सिंचाई या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ताकि तेजी हो, वृद्धि हो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन थी, है ना। 1966-67 के आसपास में भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है। आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि MS स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति के जनक भारत में कहा जाता है ना। और क्या क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है? यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले किन राज्यों में जो है वो सफल हुई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले आपके पंजाब में, हरियाणा, यूपी, आपका इन राज्यों में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सफल हुई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ दी मार्केट इंटीग्रेशन अंडर ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली इम्पैक्टेड द इंडियन इकोनॉमीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि वैश्वीकरण के अंतर्गत बाजारों के एकीकरण ने भारत की विनिर्माण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित जो है वो किया था। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको राइट आंसर जो है वो बेस्ट स्टेटमेंट आपको टिक करनी है। इस तरीके से आपका HPRCA आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि मार्केट इंटीग्रेशन जो हुई है अंडर ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं 1991 में क्या हुए थे? LPG रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये पता होगा, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है? मार्केट इंटीग्रेशन हुई है। तो उससे जो है वो पूछ रहा है कि क्या इंपैक्ट बढ़े इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है आपका, इट हैज एलिमिनेटेड द रोल ऑफ एक्सपोर्ट्स इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, कि इसने जो है वो भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में निर्यात की भूमिका समाप्त कर दी। नहीं भैया जी, ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि वर्ल्ड में कंट्रीज के बीच ट्रेड को बढ़ाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें ही क्या है कि ग्लोबल मार्केट को जो है वो इंक्रीज करना ही ग्लोबलाइजेशन का एम है। तो एक्सपोर्ट को जो है वो एलिमिनेट करना ये तो जो है वो नहीं है। बी ऑप्शन है, इट हैज़ एक्सपोज्ड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग टू ग्लोबल कंपटीशन एंड एक्सेस टू इंटरनेशनल सप्लाई चेन। बिल्कुल सही, यही तो मैंने आपको कहा कि ग्लोबलाइजेशन का मेन एम क्या है? ग्लोबल मार्केट को बढ़ाना, है ना। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन जो स्टेटमेंट जो है वो इस यहाँ पर लग रही है। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इट हैज़ मेड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंटायरली डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक डिमांड। नहीं भैया जी, ग्लोबलाइजेशन डोमेस्टिक तक नहीं, जबकि ग्लोबल तक जो है वो आपका ग्लोबलाइजेशन, यही तो आपका एम था कि ग्लोबल मार्केट तक जो है वो सभी चीज़ों को जो है वो पहुँचाना है। डी ऑप्शन, इट हैज़ रिड्यूस द नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स इन इंडियन फैक्ट्रीज, की इसमें जो है वो भारतीय कारखानों में तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता को कम कर दिया। कम नहीं बल्कि इसने तो बढ़ाया है। तो इस तरीके से हमने ये सभी स्टेटमेंट निगलेक्ट कर दी और यहाँ पर बी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। सी, ये सारी स्टेटमेंट्स हमने निगलेक्ट करके बेस्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी लग रही है कि इट हैज़ एक्सपोज्ड इंडियन मैन्युफैक्चरर टू ग्लोबल कॉम्पिटिशन एंड एक्सेस टू इंटरनेशनल सप्लाई चेन। तो इस तरीके से आपको निगलेक्ट करके बेस्ट आंसर जो है वो छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स ना यहाँ पर बिल्कुल इजी लेवल की आपसे पूछ रही है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कंसेप्ट की होगी ना, तो आप इजीली आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप इजीली सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज द सोर्स ऑफ पावर इन इंडियन एग्रीकल्चर, कि इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो है वो चेंज किया आपके सोर्स ऑफ पावर इन इंडियन एग्रीकल्चर में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है कि कैसे जो है वो आपका सोर्स ऑफ पावर जो है वो चेंज हुआ एग्रीकल्चर में। ए ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ इरिगेशन एंड फार्मिंग। बी ऑप्शन है, इट लीड टू डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नहीं भैया जी, इससे बड़ी है आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सी ऑप्शन है, इट रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ये तो बिल्कुल ही गलत है। डी ऑप्शन, इट प्रमोटेड द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एनिमल पावर। नहीं भैया, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको बिल्कुल पढ़कर ही आपको पता लग रहा है, आप निग्लेक्ट कर सकते हो आप स्टेटमेंट को। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या था आपका कि ह्यूमन लेबर जो है वो काम करते थे, है ना, ह्यूमन लेबर होती थी, आपकी एनिमल लेबर होती थी। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना, तो उससे क्या हुआ, आपका न्यू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग जो है वो होने लगा आपका एग्रीकल्चर फील्ड में। तो यही इस स्टेटमेंट में लिखा है कि इट इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर फॉर इरिगेशन में यूज होने लगा, फार्मिंग में यूज होने लगा। तो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है वो फायदा हुआ। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ कंट्री इम्पोजेस अ स्ट्रिक्ट ट्रेड बैरियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। अगर कोई देश जो है वो सख्त व्यापार बाधाएं जो है वो लगाता है, ट्रेड बैरियर, आई होप आपको पता होगा कि क्या होता है ट्रेड बैरियर। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको एक जो है वो इजी हो जाए आपके लिए ये क्वेश्चन पढ़ना। तो ट्रेड बैरियर क्या होता है, ट्रेड आप जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, है ना। ट्रेड आपका ये होता है कि ट्रेड बैरियर क्या होता है कि ट्रेड में बैरियर लगाना, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को जो है वो कठिन कर देना, महंगा कर देना। जैसे कि कई देश जो है वो टैरिफ लगा देते हैं, इंपोर्ट को जो है वो फिक्स कर देते हैं, एक्सपोर्ट को फिक्स कर देते हैं। तो ये आपके ट्रेड बैरियर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या ट्रेड बैरियर से जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। ए ऑप्शन है, रिडक्शन इन प्रोडक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ इंटरकनेक्शंस विद अदर कंट्रीज। बिल्कुल यही तो आपका ट्रेड बैरियर से होता है कि रिडक्शन होती है आपकी प्रोडक्शन की ड्यू टू लॉस ऑफ इंटरकनेक्शन विद दी अदर कंट्री, क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा, आपका अदर कंट्री के साथ जो आपके कनेक्शन है ट्रेड बैरियर से क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो यही उसका रिजल्ट है, इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, दूसरे देशों से जो है वो इंटरकनेक्शन कम होगा और आपकी क्या होगी, प्रोडक्शन भी कम होगी। बिल्कुल सही आपकी ये स्टेटमेंट लिखी है। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन है, इंप्रूवमेंट इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नहीं भैया जी, जब आप ट्रेड बैरियर लगाओगे तो आपका जो है वो इंप्रूवमेंट कैसे होगी आपकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, नहीं होगी भैया जी। सी ऑप्शन, इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। ऐसा भी नहीं होगा, जब आप ट्रेड बैरियर लगाओगे तो आपका ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज कैसे होगा, तो ये भी आप निग्लेक्ट कर सकते थे। डी ऑप्शन, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन कंपनीज। ऐसा भी नहीं होगा आपका ग्लोबल ट्रेड से। तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, इजी से क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सेक्शन से बने हैं। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, आपको बेसिक नॉलेज होगी, तो आप जो है वो इजीली सॉल्व कर लोगे। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, जैसे HP पटवारी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, JOIT पंचायत सेक्रेटरी या फिर HP टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, होमगार्ड भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू HPRC न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम आपको ये सभी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561। यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पर आप कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। या फिर आप हमारे जो है वो HP एग्जाम अफेयर्स ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following option most accurately describes the possibilities of development in the context of country progress? किन में से कौन सा जो है वो most accurately describe कर रहा है आपका possibility of development की possibility को in कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस भी ताकि हो, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कौन सा यहाँ पर बेस्ट है। आप जानते हैं दो टर्म्स होती है, एक आपकी होती है ग्रोथ, एक होता है आपका डेवलपमेंट, है ना। ग्रोथ आपका जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, नैरो कंसेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट आपका क्या है, क्वालिटेटिव है। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को ताकि हमें जो है वो कौन सा जो है वो यहाँ पर आपको सही लग रहा है, बताइए। ए ऑप्शन, इंप्रूवमेंट इन दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। बिल्कुल सही बात है भैया। हम जानते हैं डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही
ही है, डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन वेलबींग, हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल में इंप्रूवमेंट हो, तो यही आपका डेवलपमेंट से मतलब होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं तसल्ली के लिए। बी ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ दैट बेनिफिट ओनली द रिच। नहीं भैया जी, डेवलपमेंट में ग्रोथ आता है, लेकिन आपकी और चीज़ें भी आपकी डेवलपमेंट में आती है। ओके, ये आप जानते होंगे। सी ऑप्शन है आपका ओनली रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नहीं, ओनली यहाँ पर वर्ड हुआ है। टेक्नोलॉजिकल जो है वो एडवांसमेंट होती है आपके डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर डेवलपमेंट में आते हैं। ब्रॉड कंसेप्ट है आपका डेवलपमेंट। एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम फॉर द गवर्नमेंट, ये तो आपका ग्रोथ हो गया है ना, ये तो है ही है, बल्कि और चीज़ें भी हम डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर ये बेस्ट स्टेटमेंट लग रही है कि इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके जी, तो आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ को अच्छे से समझ लेना है कि क्या डिफरेंस दोनों में है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट द चैलेंज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी फेस्ड बाय वर्कर। कि इनमें से जो है वो कौन सी जो है वो स्टेटमेंट इनमें से जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है चैलेंज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इनमें से जो है वो क्या जो है वो यहाँ पर वर्कर को कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से राइट है, ये पूछा गया है। ठीक है जी, आप जानते हैं दो टाइप्स के आपके सेक्टर्स होते हैं। एक आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, एक आपके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया में दे देता हूँ ताकि आपको एक ईजी हो जाए आपके लिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उन्हें कोई जो है वो जॉब सिक्योरिटी जो है वो नहीं होती है, कोई गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल है आपके स्ट्रीट वेंडर्स आपने देखे होंगे, रिक्शा पुलर्स होते हैं, गिग वर्कर भी जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, यानी कि जिन्हें जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो गवर्नमेंट में। ऐसे सेक्टर्स को क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। जबकि दूसरी ओर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो कि आपका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है, जो है वो गवर्नमेंट लॉज और लॉज को फॉलो करते हैं, है ना। गवर्नमेंट जो है वो जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया आपका बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब, ये सारे जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या चैलेंजेस होते हैं। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, अब आपको ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन समझना। ए ऑप्शन है आपका लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट फॉर डेली वेजेस वर्कर इन दी स्मॉल प्राइवेट एंटरप्राइजेस। बिल्कुल यही तो मैंने आपको कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज ही क्या होता है? आपका जॉब सिक्योरिटी। कोई फिक्स यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कभी भी निकाल देते हैं, है ना। तो यही आपका मेन चैलेंज है। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट परमानेंट पोजीशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नहीं भैया जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी गवर्नमेंट का रिलेशन नहीं होता है आपका। सी ऑप्शन गारंटेड पेंशन, ऐसी फैसिलिटीज भी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, ये आप जानते होंगे। डी ऑप्शन है आपका ऑटोमेटेड प्रोसेस इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ना ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको निग्लेक्ट करके आपको बेस्ट आंसर छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपका HPRC इकोनॉमिक सेक्शन से पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अ मेजर आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म इन इंडिया आफ्टर 1991। कि आपकी जो है वो इंडियन जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी हुई थी। आप जानते हैं 1991 के रिफॉर्म, LPG मॉडल, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, 1991 में जो है वो ये रिफॉर्म हुए थे। कि तो पूछा गया है कि व्हाट वाज अ मेजर आउटकम ऑफ ये इन रिफॉर्म के जो है वो मेजर आउटकम जो है वो इंडिया में क्या थे। ओके जी, ए ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। बी ऑप्शन है कंट्रोल ओवर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। सी ऑप्शन है आपका एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। डी ऑप्शन है आपका एक्सपेंशन ऑफ फूड सब्सिडीज। भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एवोल्यूशन क्या हुआ कि जो अब
मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ। देखिए 1991 से पहले क्या था ना कि किसी व्यक्ति के बाद जो है वो फैक्ट्री खोलने के लिए, कोई भी फर्म खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस पहले लेना पड़ता था। कब की बात हो रही है? 1991 से पहले की बात हो रही है। 1991 में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई आपकी, है ना, एलपीजी रिफॉर्म आए आपके, है ना। तो क्या हुआ कि आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस हुआ। इसमें क्या हुआ आपके, अब 1991 के बाद जो है ना, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद आपका एबॉलिश कर दिए गए आपके लाइसेंस सिस्टम की जो है वो फॉर्म को शुरू करना जो है वो काफ़ी आसान हो गया, है ना। नहीं, इससे क्या हुआ आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कि आपके जो है वो काफ़ी रूल्स पहले जो है वो स्ट्रिक्ट होते थे, उन्हें जो है वो रिलैक्स किया गया। और नई इससे क्या रिजल्ट आपके हुए कि नई फैक्ट्री हमें देखने को मिले, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने लगी, आपकी जो है वो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने लगा और ग्रोथ जो है वो कंट्री में हुई। तो इस तरीके से ये जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसमें क्या हुआ था, मेजर आउटकम क्या था इसका कि एबोलिशन कर दिया गया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का, कि आपके जो औद्योगिक लाइसेंसिंग है ना उनका उन्मूलन जो है वो इस जो है वो मेन आउटकम था आपका इस जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट गोल ऑफ अ कंट्री, कि डेवलपमेंट गोल का इनमें से बेस्ट जो है वो एग्जाम्पल पूछा गया है कि कौन सा इनमें से बेस्ट एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं भैया ये तो नहीं है आपका डेवलपमेंट गोल कि रिडक्शन कर देना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, नहीं भैया। बी ऑप्शन है इंक्रीज इन टैक्स रेट, ये भी जो है वो नहीं है आपका गोल जो है वो डेवलपमेंट गोल। सी ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट, हो सकता है। डी ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आपके डेवलपमेंट गोल होते क्या हैं आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट गोल होते हैं कि जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो सके, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इनकम जो है वो बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छी हो आपकी। तो ये आपके डेवलपमेंट गोल है। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट भी हमारा एक डेवलपमेंट गोल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जो अदर जो 3 आपके ऑप्शंस थे ये तो बिल्कुल ही गलत थे, तो इसीलिए ईजी हो गया यहाँ पर सी ऑप्शन को छाटना। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो हाईलाइट द की प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखिए वही क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको पहले ही आज की क्लास में बताया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा बताया? जो आपके गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जिनको जो है वो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, बेनिफिट्स नहीं होते हैं। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन को, कौन सी प्रॉब्लम है आपकी इनकी। ये ऑप्शन है अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इज डिसमिस्ड विदाउट प्रायर नोटिस, कि एक निर्माण श्रमिक जो कंस्ट्रक्टर वर्कर है ना उसको जो है वो बिना सूचना के सरकारी नौकरी से जो है वो निकाल दिया जाता है। ये एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही लग रही है। बाकी भी पढ़ लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम्स। अ गवर्नमेंट ऑफिसर इज ट्रांसफर टू अनदर सिटी, भैया ये तो आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो गई यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूछा गया है। सी ऑप्शन है एन ऑफिसर एम्प्लॉय रिसीव अ परफॉर्मेंस बोनस, भी यहाँ पर जो है वो नहीं मिलता है आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। डी ऑप्शन है अ फैक्ट्री वर्कर इज प्रमोटेड आफ्टर 2 ईयर, कोई प्रमोशन नहीं होती है। तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और बेस्ट आंसर को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किन में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो मोस्ट एक्यूरेटली जो है वो डिस्क्राइब कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर राइट होते क्या है। कंज्यूमर राइट वो राइट होते हैं जो बायर्स को मिलते हैं, जब बायर्स को मिलते हैं यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं उनको मिलते हैं, जब उसके साथ जो है वो फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई धोखाधड़ी होती है, कोई जो है वो अच्छी क्वालिटी का जो है वो सामान नहीं मिलता है, कोई जो है वो अच्छा जो है वो बिहेवियर नहीं होता है, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये आपके कंज्यूमर राइट होते हैं ना। तो इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके जी, ए ऑप्शन है आपका दे इंश्योर फेयर प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड प्रमोट मार्केट डेवलपमेंट। बिल्कुल यही तो कहा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। दे ओनली बेनिफिट प्रोड्यूसर, नहीं भैया जी, ये कंज्यूमर राइट ना आपका कंज्यूमर के लिए है।
सी ऑप्शन दे डिस्करेज कंपटीशन, ऐसा भी नहीं है। दे फोकस ओनली ऑन इंक्रीजिंग इंपोर्ट, नहीं भैया जी, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल इजी स्टेटमेंट से आपसे एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इजी लेवल से आपसे इकोनॉमिक्स पूछी गई है, ऐसे कोई डिफिकल्ट जो है वो नहीं पूछी गई, आप इजीली जो है वो सॉल्व कर लोगे। सपोज एन इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर फेसेस इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंपोर्टेड गारमेंट्स आफ्टर अ रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर। क्या हो रहा है कि एक इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर है वो फेस कर रहा है कॉम्पिटिशन, क्यों भैया जी, इंपोर्टेड गारमेंट आफ्टर अ रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर। की ट्रेड बैरियर मैंने आपको पहले बताए थे कि ट्रेड बैरियर में क्या हुआ, रिडक्शन हुई, जिससे जो है वो आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, कंपटीशन फेस कर रहा है। विच स्ट्रेटजी वुड मोस्ट इफेक्टिवली हेल्प द मैन्युफैक्चर बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड इन ग्लोबलाइज सिनेरियो। तो जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से जो वो कौन सी जो वो मोस्ट इफेक्टिव जो है वो सिनेरियो को जो है वो मैन्युफैक्चर ऑप्ट कर सकता है ताकि जो है वो फॉरेन ट्रेड में जो है वो बेनिफिट उसे मिले। तो यहाँ पर ए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अब ए ऑप्शन है रिलाइंग सॉलिली ऑन गवर्नमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट। बी ऑप्शन है अडॉप्टिंग एडवांस्ड प्रोडक्शन टेक्निक टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। सी ऑप्शन है रिड्यूसिंग प्रोडक्ट वेराइटी टू फोकस ऑन सिंगल आइटम। डी ऑप्शन है स्टॉपिंग एक्सपोर्ट टू अवॉइड कंपटीशन। भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना बी ऑप्शन है। क्या यहाँ पर है कि अडॉप्टिंग एडवांस्ड प्रोडक्शन, एडवांस प्रोडक्शन को जो है वो आपका अडॉप्ट करना ताकि जो है वो आपका इंप्रूव हो सके आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिड्यूस हो सके कॉस्ट। तो ये जो है वो उसको अपनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन है रिड्यूसिंग प्रोडक्ट वेराइटी टू फोकस ऑन सिंगल आइटम। देखिए इससे तो कंपटीशन कम होगा नहीं। स्टॉपिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को स्टॉप करके भी कोई कंपटीशन कम होता नहीं है ना। केवल आयात से सरकारी संरक्षण पर निर्भर रहना, ऐसा भी नहीं है। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही आंसर है। तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी इसे। ओके, स्टेटमेंट भले ही जो है वो आपसे क्वेश्चन बड़ी बड़ी पूछ रहे हैं लेकिन आंसर जो है ना इसका बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी एज पर सेक्टर डिवीजन बाय ओनरशिप। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से ये समझ लेना है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। तो कौन सा इनमें जो वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, यहाँ पर ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल यही तो आपको बताया कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपके रजिस्टर्ड होते हैं आपके गवर्नमेंट से, जो कि रूल्स एंड जो है वो लॉज को फॉलो करते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ा है। बाकी पढ़ भी लेते हैं। दे ऑपरेट विदाउट एनी लीगल रजिस्ट्रेशन। नहीं भैया, इन लीगल रजिस्ट्रेशन की जरूरत ऑर्गेनाइज सेक्टर में पड़ती है। दे कंसिस्ट मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। नहीं भैया जी, इसमें सभी लोग जो है वो शामिल होते हैं। दे आर ओनली फाउंड इन रूरल एरिया। नहीं भैया जी, अर्बन में भी होते हैं। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही जो है वो इसमें बेस्ट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Under the new economics policy of 1991, which important sector was not open for private sector participation? कि कौन सा जो है वो इसमें से जो है वो ओपन जो है वो नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, रेलवे को जो है वो ओपन नहीं किया गया था। सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप जानते हैं 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 की थी। इसमें जो है वो कौन से प्राइवेट सेक्टर को की पार्टिसिपेशन को जो है वो ओपन नहीं किया गया था। तो रेलवे आप याद रखोगे कि रेलवे को यहाँ पर जो है वो ओपन नहीं किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन कंपेयरिंग टू कंट्रीज, कंट्री एक्स हैज वाइड स्प्रेड पब्लिक हेल्थ केयर एंड कंट्री एक्स में क्या है, दो कंट्रीज है, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। कंट्री एक्स में क्या है कि पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो अच्छा जो है वो वाइड स्प्रेड है ना। और कंट्री वाई में क्या है कि हेल्थ जो है वो केयर जो है वो नहीं है। ये यहाँ पर लिखा है व्हाट इज मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट इन कंट्री एक्स, कि कंट्री एक्स में जो है वो क्या मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एक्स में। ठीक है जी। ए ऑप्शन है आपका डिक्रीज लिटरेसी रेट। नहीं भैया जी, ऐसा तो नहीं होगा। जब अच्छी हेल्थ केयर होगी तो डिक्रीज क्यों करेगा आपका लिटरेसी रेट,
जो है वो कंट्री एक्स में, ऐसा तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है आपका रिड्यूस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ऐसा भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नहीं। डी ऑप्शन है इम्प्रूव्ड ओवरऑल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल यही तो होगा। जब आपके पब्लिक हेल्थ केयर, जैसे कि मैंने आपको पब्लिक हेल्थ केयर क्या होता है, आपका जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, पीएचसी होंगे, जब वहाँ पे अच्छे वो होंगे तो आपकी इम्प्रूव्ड होगी आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो यही तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। बाकी स्टेटमेंट तो इससे रिलेटेड नहीं है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। How is the Golden Quadrilateral Highway project considered a critical component in strengthening the lifelines of India's national economy? तो भैया मैंने आपको पहले ही ये कंसेप्ट ना हमारी पिछले जो पार्ट्स थे हमारे जियोग्राफी सेक्शन में भी सेम सा क्वेश्चन ये बना था आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट से। देखिए अभी तक अगर आप अपने हमारे पिछले ये पार्ट्स नहीं देखे हैं जहाँ पर हमने सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, पॉलिटी के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है, और हमने जो है वो आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन को भी जो है वो डिस्कस किया है, जो कि आपके HPRC ने लेटेस्ट अपने एग्जाम में पूछे हैं। उन सभी की वीडियोस आपको जो है वो हमारे चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से सभी वीडियोस आप देख ले, डेफिनेटली आपको वहाँ से जो है वो बेनिफिट होगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है ना, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है आपका कि भारत के जो 4 प्रमुख महानगर है, जैसे 4 प्रमुख महानगर कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ना ही जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का मेन एम है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कि इट कनेक्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड फैसिलिटेट एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ये क्या करता है कि मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ना जो है वो इसका मेन एम था, है ना, एंड फैसिलिटेट एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट बता दिया कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट क्या है, कब ये लॉन्च हुआ था बताइए। तो ये आपका 1999 के आसपास ये आपका लॉन्च हुआ था, है ना। आपका किसके अंडर ये स्टार्ट हुआ था, कौन पीएम थे? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। इसकी लेंथ अगर आपसे पूछे तो 5846 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following activities is most accurately described under the secondary sector in the context of the Indian economy? कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो सबसे उपयुक्त रूप से वर्गीकृत है। आप जानते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम जानते हैं, आप जानते होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल जो होता है कच्चे माल को फिनिश्ड गुड में जो है वो बदला जाता है फॉर्म्स में। तो ये होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, है ना। जैसे कि आपका कॉटन को क्लॉथ के रूप में जो है वो फैक्ट्री में बदला जाता है। तो ये आपका जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर है। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो बेस्ट, कौन सी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है। ए ऑप्शन है आपकी ग्रोइंग व्हीट इन अ फील्ड। ग्रोइंग, ये तो एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर तो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो ये तो गलत हो गई ये स्टेटमेंट। बी ऑप्शन है प्रोवाइडेड बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर। नहीं भैया, सर्विस सेक्टर तो हमारा टर्शरी सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही है सेकेंडरी सेक्टर की। तो ये फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स तो हमने गलत कर दी। ओके जी। सी स्टेटमेंट में माइनिंग कोल फ्रॉम अंडरग्राउंड जो है वो माइंस। देखिए माइनिंग भी जो है वो आपका जो है वो नहीं आता है आपके सेकेंडरी सेक्टर में, माइनिंग आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। डी ऑप्शन है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल इन अ फैक्ट्री। बिल्कुल सही है, यही तो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि कॉटन से क्या बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं फॉर्म्स में, फैक्ट्रीज में। तो यही जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। अगर आपको ये पता होता ना तो आप इजीली लगा लेते। ओके, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। तो प्राइमरी सेक्टर को जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, जो है वो डील करता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारे आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। जबकि टर्शरी सेक्टर में आपको आपका सर्विस सेक्टर कहते हैं, जिसमें आपका बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। तो यहाँ से हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNCs जिन्हें कहते हैं, इन दी इंडियन इकोनॉमी। की कौन सा जो है ना इनमें से बेस्ट
डिस्क्राइब कर रहा है रोल ऑफ एमएनसीज के, है ना। एमएनसी क्या होती है आप जानते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। देखिए एमएनसी ना ऐसी कंपनीज होती है जो एक से अधिक देशों से ट्रेड करती है ना। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो एक से ज़्यादा देशों से ट्रेड करती है ना। और ये क्या करती है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। ए ऑप्शन है एमएनसीज फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन लोकल इंडियन मार्केट। नहीं भैया जी, ये जो है वो एक से अधिक देशों से ट्रेड करती हैं, ऐसी कंपनीज होती है आपकी एमएनसी। तो यहाँ पर बात हो रही है लोकल इंडियन मार्केट, नहीं ये तो आपकी ग्लोबली होती है। बी ऑप्शन एमएनसीज इंपोर्ट ओनली रॉ मटेरियल टू इंडिया फॉर डोमेस्टिक यूज़। नहीं, इंपोर्ट नहीं भैया जी, एक्सपोर्ट का काम भी होता है, इंपोर्ट का काम भी होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सी ऑप्शन है एमएनसी कोऑर्डिनेट ग्लोबल सप्लाई चेन बाय सोर्सिंग पार्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्री। यही तो सही बात है यहाँ पर एमएनसी के बारे में। एमएनसी ग्लोबल सप्लाई चेन की यहाँ पर बात हो रही है कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग कंट्री से बनते हैं। तो एमएनसी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबल सप्लाई चेन को बाय सोर्सिंग पार्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्री। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके जी, थोड़ा समझ के आपको आंसर टिक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Which public policy measure does the Indian government primarily use to address food security in India? कि कौन सी पब्लिक पॉलिसी को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट प्राइमरी यूज करती है आपकी टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। की फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है उसको एड्रेस करने के लिए कौन सी पॉलिसी जो है वो आपका यूज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ए ऑप्शन है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू ग्लोबल मार्केट, की एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। नहीं भैया जी, अगर आपकी फूड सिक्योरिटी है तो एक्सपोर्ट को क्यों इंक्रीज करेंगे, तो ये तो गलत बात है। बी ऑप्शन प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर। नहीं भैया, ऐसा भी नहीं होता है ना। सी ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बिल्कुल सही। अगर आपने पीडीएस अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता ना तो आप इजीली सॉल्व कर लेते। पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत क्या होता है कि पीडीएस के तहत जो है वो सरकार क्या करती है कि किसानों से जो वो वीट हो गया, जैसे राइस जो है वो ऐसी फसलें जो है वो खरीदती है और उन्हें जो है वो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो है वो उन्हें रखा जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो है वो फेयर प्राइसेस शॉप्स, जैसे आपने डीपू सुना होगा, है ना, उसके माध्यम से जो है वो गरीब परिवारों को कम दाम पर जो है वो उपलब्ध करवाता है ना। तो ये काम होता है आपका पीडीएस से। जैसे तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से जो है वो फूड सिक्योरिटी जो है वो इंडिया में को एड्रेस जो है वो करती है आपकी गवर्नमेंट। ठीक है जी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी डी ऑप्शन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक, तो ये तो रिलेटेड है ही नहीं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अगर आपको आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन से आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19। If a country's GDP is mainly contributed by tertiary sector, what does it indicated about its economic structure? कि किसी कंट्री की जो जीडीपी है ना वो ज़्यादातर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका टर्शरी सेक्टर, और ऐसा होता भी है कि टर्शरी सेक्टर का ही इंडिया में ज़्यादातर रोल आपका टर्शरी सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन है, जबकि एम्प्लॉयमेंट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये। ए ऑप्शन है इट इज़ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, कि ये जो है वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी को इंडिकेट कर रहा है। बी ऑप्शन है इट हैज़ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पढ़कर ही आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जानते हैं टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं, जिसमें बैंकिंग आता है, एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, हेल्थ केयर, ये सारी सर्विसेज जो है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। तो इट हैज़ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी जो है वो इसमें होगी, अगर कि कोई जो है वो टर्शरी सेक्टर जो है वो किसी कंट्री की जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिए इट हैज़ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, ऐसा भी नहीं होगा। इट इज़ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ऐसा भी नहीं होगा। इट रिलाइज मेनली ऑन एग्रीकल्चर, जब टर्शरी सेक्टर का जब ज़्यादातर योगदान है तो इट हैज़ सर्विस ओरिएंटेड जो है वो इकोनॉमी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑनर्ड विद पद्म विभूषण। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आप जानते हैं हमारे पीएम रह चुके हैं, है ना। इन्हें जो है वो पद्म विभूषण मिला था, कब मिला है ये पूछा गया है।
ए ऑप्शन है 1991, बी ऑप्शन है 1987, बिल्कुल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1987 में मनमोहन सिंह जी को जो है वो पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण आप जानते हैं भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, पहला कौन सा होता है बताइए कमेंट सेक्शन में, आपका आंसर आना चाहिए कि भारत का पहला जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ओके जी, तो 1987 में आपका मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण मिला था। देखिए मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पीएम रह चुके हैं हमारे, है ना, कब से कब तक रहे हैं, ये आपके 2004 से ना 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 2014 तक, है ना। उससे पहले आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने 1991 के रिफॉर्म के बारे में सुना होगा, है ना। तो ये जो है वो उस टाइम मनमोहन सिंह जी जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। आपका एलपीजी 1991 रिफॉर्म जो है वो भारत में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जब सामना करना पड़ा था भारत को, तो तब ये जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच बिगिन फंक्शनिंग इन विच ईयर। तो आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है, कब इसने जो है वो फंक्शनिंग स्टार्ट की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आप सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं कि 1935 में आरबीआई ने जो है वो फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी थी। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, ये आप जानते हैं। किस जो है वो आरबीआई जो है वो आपकी स्थापना कब हुई थी, आपकी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना इस डेट को, है ना। कौन से एक्ट से हुई थी, तो अगर आपसे एक्ट पूछे ना तो 1934 एक्ट बताना, है ना। और अगर आपसे डेट पूछे तो 1 अप्रैल 1935, है ना। तो यहाँ से ये पता होना चाहिए आपको। थोड़ा सा और क्या पूछा जा सकता है आरबीआई के बारे में, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है ना। पहले कहाँ पर था, इनिशियली जो है वो कोलकाता में था, फिर 1937 के आसपास जो वो मुंबई ट्रांसफ़र हुआ था, है ना। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। तो ऐसे पॉइंट्स को ना रिवाइज करते रहना चाहिए बार बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, the second 5-year plan of India adopted which model for intersectoral resource allocation and industrial development। देखिए सेकंड 5-year प्लान किससे रिलेटेड था, पता होना चाहिए आपको, टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 1956-61 तक जो है वो सेकंड 5-year प्लान का जो है वो टाइम पीरियड था, है ना। ये जो है वो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, ये भी आप होप आपको पता होगा, है ना। तो ये किसने दिया था आपका, तो ये आपका दिया था पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने पूछा गया कि कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो ये पीसी महालनोबिस ने ये तो दिया। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, महालनोबिस मॉडल पर ही ये आधारित था। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर जो है वो सेकंड 5-year प्लान से क्वेश्चन बना है, तो फर्स्ट 5-year प्लान से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट 5-year प्लान से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उसका टाइम पीरियड क्या था, 1951 से 57 जो है वो उसका टाइम पीरियड था। किससे रिलेटेड था, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था फर्स्ट 5-year प्लान, है ना। और कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो आपका हैरोल्ड डॉमर मॉडल, तो इस पे बेस्ड था आपका फर्स्ट 5-year प्लान। और सेकंड आपका महालनोबिस मॉडल पर आपका सेकंड 5-year प्लान जो है वो बेस्ड था। तो आपको इसी तरीके से 5-year प्लान से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको सभी 5 years प्लान पढ़नी पड़ेंगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम की, तो आप जो है वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7018186561। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको एचपीआरसी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आपको एक जो है वो ताकि आपको जो है वो एक बेस्ट कंटेंट मिल सके आपको, और आपको जो है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो है वो आपको आसानी हो सके। तो आपको जो है वो, या फिर आप जो हमारी HP एग्जाम अफेयर ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे डिफरेंट कोर्सेज चले हैं, वहाँ से भी आप जो है वो यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज अफेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी। कि वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा परिदृश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली विभिन्न देशों में उत्पादन की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, कि कौन सा सिनेरियो जो है वो बेस्ट इलस्ट्रेट करता है आपका कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है जी, कि प्रोडक्शन हो रही है डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है, ए ऑप्शन है कंज्यूमर ओनली बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं भैया जी, ऐसा तो नहीं होगा। कि यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, पहले ये बताइए। यहाँ पर ना बात
हो रही है आपकी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ये बात हो रही है कि आपका बेस्ट कौन सा इलस्ट्रेट कर रहा है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज को। तो कंज्यूमर ओनली ऑन डोमेस्टिक गुड की तो यहाँ पर बात हो गई नहीं, यहाँ पर जो है वो ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है कि इंटीग्रेटेड इंडिया विद वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो है वो इंडिया को जो है वो जोड़ना। तो यहाँ पर डोमेस्टिक गुड्स कि ओनली जो है वो कंज्यूमर ओनली डोमेस्टिक गुड को बाय करेंगे, तो ये तो जो है वो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। बी ऑप्शन इंडिया बैन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन का कोई फीचर है नहीं, है ना। सी ऑप्शन है द गवर्नमेंट इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज, नहीं भैया जी, आपका कि सरकार जो है वो आपका इंपोर्ट को जो है वो इंपोर्ट चार्जेज जो है वो बढ़ाए, नहीं भैया जी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है, आपका एबॉलिश करना आपका लाइसेंसेस को आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ताकि आसानी हो, यही तो आपका ग्लोबलाइजेशन का मतलब है। डी ऑप्शन है एन इंडियन फर्म यूजेज फॉरेन इनपुट फॉर प्रोडक्शन, बिल्कुल यही सही, यही तो आपका ग्लोबलाइजेशन से सबसे रिलेटेबल है। एन इंडियन फर्म यूजेज फॉरेन एंड इनपुट फॉर प्रोडक्शन, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो इजीली क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से आपको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट डज पर कैपिटा इनकम मेजर, पर कैपिटा इनकम क्या मेजर करता है, एवरेज इनकम पर पर्सन इन कंट्री, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। पर कैपिटा इनकम अगर आपने पहले पढ़ा होगा ना तो आप इजीली कर लोगे। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि कंट्री की जो टोटल नेशनल इनकम है ना उसको जो है वो डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से, जिससे जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो निकल जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच फाइनेंस कमीशन फर्स्ट रिकमेंडेड द यूज ऑफ अ डेवोल्यूशन फॉर्मूला बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इनकम डिस्टेंस एंड एरिया। देखिए अच्छा क्वेश्चन आपसे ये बना है, कौन सा फाइनेंस कमीशन जो है वो यूज करता है आपका डेवोल्यूशन फॉर्मूला, जो कि आपका बेस था आपका पॉपुलेशन इनकम डिस्टेंस एंड एरिया पे। देखिए फाइनेंस कमीशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना आपका 11th फाइनेंस कमीशन है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 11th फाइनेंस कमीशन जो है ना, फाइनेंस कमीशन का सबसे पहले तो आप फाइनेंस कमीशन के बारे में जानिए कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आप जानते होंगे। इस फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू को जो है वो स्टेट में बांटने का काम आपका बेसिकली फाइनेंस कमीशन का होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है 11th फाइनेंस कमीशन की। तो 11th फाइनेंस कमीशन 2000-2005 से तक जो है वो ये 11th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड भी नोट कर लीजिए, 2000 से लेकर 2005 तक, है ना। 11th फाइनेंस कमीशन ने जो है वो पहली बार कौन सा आपका फॉर्मूला अपनाया था, डेवोल्यूशन फॉर्मूला अपनाया था। किस चीज के लिए अपनाया था, जो आपका फाइनेंस कमीशन का काम है। क्या काम बताया मैंने आपको, टैक्स रेवेन्यू को जो है वो आपका स्टेट में बांटने का काम है आपका फाइनेंस कमीशन का। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले 11th फाइनेंस कमीशन ने अपनाया था, डेवोल्यूशन फॉर्मूला, जो आपका 3 आधार पर जो है वो बेस्ड था, पॉपुलेशन इनकम डिस्टेंस और एरिया, 3 चीजों पर ये बेस्ड था आपका डेवोल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो 11th फाइनेंस कमीशन आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, की कौन सा जो है वो इनमें से स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है फूड सिक्योरिटी को। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो है वो हम ऑप्शंस पर जाते हैं कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है। फूड सिक्योरिटी होता है कि हर व्यक्ति को जो है वो हर समय जो है वो आपका पर्याप्त जो है वो भोजन मिले, सिक्योर और पौष्टिक जो है वो फूड जो है वो अवेलेबल हो जो है वो, और वह उसे जो है वो खरीद भी सकता है, ऐसा जो है वो ये आपकी फूड सिक्योरिटी होता है कि हर कोई जो है वो खरीद सके जो है वो आपका फूड को। अगर गरीब फूड को जो है वो खरीद ना सके तो फूड सिक्योरिटी जो है वो नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ये आपका फूड सिक्योरिटी होती है। मेनली जो है ना वो 3 फैक्टर होते हैं आपके फूड सिक्योरिटी की। एक आपके अवेलेबिलिटी हो कि सब जो है वो फूड जो है वो सभी को मिले, एक्सेसिबिलिटी सब तक फूड पहुंचे, और अफोर्डेबिलिटी कि सभी जो है वो आपका फूड जो है वो अफोर्ड भी करे। तो ये आपकी फूड सिक्योरिटी होती है ना। तो अब जो है वो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है फोकसिंग ओनली ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड सप्लाई, नहीं भैया जी, ओनली वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू पर ही सिर्फ बेस्ता, नहीं भैया जी, ये यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और जो है वो यहाँ पर जो है वो अफोर्डेबिलिटी, तीनों पर ही बेस्ड था। बी ऑप्शन है एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल, यही तो मैंने आपको बताया। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके जी,
सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इंश्योरिंग ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस, नहीं भैया जी, ओनली वर्ड यूज हो गया है ना। डी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन ओनली टू रूरल फैमिली, नहीं भैया जी, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन इंडिया, कि किस साल जो है वो रेलवे बजट को जो है वो सेपरेट किया गया जनरल बजट से, है ना, कौन से ईयर में ये किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1924। 1924 में क्या हुआ था कि आपके रेलवे बजट को ना जनरल बजट से जो है वो अलग किया गया। क्यों किया गया अलग? उस समय क्या होता था कि इसका जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना बहुत बड़ा था आपका रेलवे बजट का, तो इसीलिए जो है वो इसको अलग पेश किया गया था, है ना। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर यह किया गया था? तो आपको ये कमेटी भी पता होनी चाहिए, एकवर्थ कमेटी, है ना, एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। फिर जो है वो ये 2016-17 के आसपास जो है वो आपका रेलवे बजट को जो है वो जनरल बजट में फिर से मिला दिया गया था। तो थोड़ी सी आपको स्टोरी लाइन क्लियर होनी चाहिए इससे रिलेटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, What was the primary objective of government policy to integrate railway with inland waterway? कि क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंटीग्रेट रेलवे विद इनलैंड वाटरवे से जोड़ना आपका रेलवे को? ए ऑप्शन है टू इंक्रीज द ओवरऑल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर बिजनेस, बी ऑप्शन है टू प्रमोट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फॉर मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ गुड, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को जो है वो प्रमोट करना। क्या होता है ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब एक से अधिक ट्रांसपोर्ट मोड का उपयोग जो है वो करके यात्रियों को या फिर सामान को पहुंचाया जाता है, एक से अधिक ट्रांसपोर्ट मोड्स को यूज करके। इससे क्या होता है कि आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो तेज हो जाता है, ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट कम लगती है, पॉल्यूशन कम होता है, ये सारे बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही जो है वो इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है, इंटीग्रेट करना रेलवे विद इनलैंड वाटरवे से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है ऑप्शंस को, बाकी जो है वो यहाँ पर कुछ इतना डिफिकल्ट आपसे इकोनॉमिक सेक्शन में ना पूछा नहीं गया है ना। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कनेक्ट एग्रीकल्चर विद इंडस्ट्री, कि कौन सी जो है वो एक्टिविटी यहाँ पर एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से जोड़ती है? ए ऑप्शन है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग से कोई मतलब है ही नहीं आपका इंडस्ट्री से, है ना। बी ऑप्शन क्रॉप रोटेशन से भी कैसे ही जो है वो एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री से जोड़ेंगे। सी ऑप्शन है एग्रो प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही। एग्रो प्रोसेसिंग क्या होता है आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एग्रो प्रोसेसिंग होता है कि जो आपका रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो आपका कच्चा माल है ना एग्रीकल्चर का, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड में बनाया जाता है आपका एग्रो प्रोसेसिंग। ये आपका एग्रो प्रोसेसिंग का मतलब होता है ना, कृषि प्रसंस्करण, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कृषि को इंडस्ट्री से जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आफ्टर बीइंग incorporated in 1992, which of the following regulatory body recognized the National Stock Exchange of India as a stock exchange in April 1993 before it commenced operation? की कौन सी जो है वो वर्ष 1992 में निम्नलिखित होने के बाद निम्नलिखित में से किस नियामक निकाय ने अप्रैल 1933 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को इसके कार्य प्रारंभ से पूर्व स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी थी? देखिए भैया जी, एक ही तो हमारी बॉडी है जो हमारा जो है वो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो रेगुलेट करती है। कौन सी वो बॉडी आप जानते हैं उसे? सेबी। सेबी जो है वो उस बॉडी का नाम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या करती है? हमारे जो है वो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को जो है वो रेगुलेट ये करती है ना। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है जी। तो यही यहाँ पर भी लिखा है कि ये जो है वो इसने ये किया था आपका कि which of the following regulatory body recognized the National Stock Exchange Board of India as stock exchange in April 1993? सी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका राइट आंसर है ना। नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज भी यहाँ पर लिखा है। एक आपका NSE होता है, एक आपका BSE होता है। इसको रेगुलेट करने का काम ये करती है आपका सेबी, ठीक है जी। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विच एक्ट रजिस्टर्ड द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम SFAC इन 1994? कि कौन से एक्ट से जो है वो आपका रजिस्टर्ड हुआ आपका ये स्मॉल
फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। तो ये आपका जो है वो कौन से एक्ट से ये रजिस्टर्ड हुआ था? तो ये आपका एक्ट हुआ था आपका 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से जो है वो आपका स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम को जो है वो रजिस्टर किया गया था, है ना। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना 1994 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। क्या काम था इसका? इसका जो है वो मेन एम था आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की आय को बढ़ाना, जो है वो इसका मेन एम था, है ना, उनकी आय को बढ़ाना। एग्री बिजनेस को बढ़ाना है जो है वो इसका काम था। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना, FPO जिसे कहते हैं, वो जो है उसका मेन एम था। ठीक है जी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम की हम बात कर रहे हैं, SFAC की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइवेट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी? कि कौन सा जो है वो इनमें से जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है आपके प्राइवेट सेक्टर को? प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब होता है? प्राइवेट सेक्टर आप होता है यानी कि जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्रॉफिट के लिए बेसिकली आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। प्रॉफिट मेकिंग जो है वो मेन एम प्राइवेट सेक्टर में रहता है, जैसे कि आपका टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी। तो इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो यहाँ पर बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को? ए ऑप्शन है, इट इंक्लूड बिजनेस ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप फॉर प्रॉफिट। बिल्कुल सही, प्रॉफिट ही तो एम है आपका प्राइवेट सेक्टर का। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड ओनली गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस। नहीं भैया जी, यहाँ पर गवर्नमेंट का तो रोल होता ही नहीं है। इट रेफर्स एक्सक्लूसिवली टू एग्रीकल्चर एंड फार्म एक्टिविटी। नहीं। इट इंक्लूड ओनली नॉन प्रॉफिट। नहीं भैया जी, ये प्रॉफिट ही तो मेन एम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो इजी क्वेश्चन आपसे बने हैं इकोनॉमिक सेक्शन से, थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है आपको स्टेटमेंट्स को, थोड़ा कम टाइम होता है, इसीलिए स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कंसिडरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली इम्पैक्ट इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ध्यान में रखते हुए कैसे ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो आपका इम्पैक्ट किया आपका इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? हमने ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन ना पहले भी आज की वीडियो में किया है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने जो वो मैन्युफैक्चर सेक्टर को जो है वो इम्पैक्ट जो है वो किया है। ए ऑप्शन है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड बट हैड लिटल इम्पैक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। नहीं भैया जी, कैसे जो है वो लिटल इम्पैक्ट ऑन फॉरेन डोमेस्टिक डिमांड को जो है वो इंक्रीज नहीं किया है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन ने क्या है, पूरे ग्लोबल में ग्लोबली जो है वो आपके जो है वो ग्लोबली जो है वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर ग्लोबली डिमांड जो है वो ग्लोबलाइजेशन का मेन एम ही क्या है आप जानते हैं? ग्लोबलाइजेशन का मेन एम मैंने आपको हज़ारों बार आज की वीडियो में ही बता दिया कि आपका ग्लोबल मार्केट से सभी चीज़ों को जोड़ना आपका ग्लोबलाइजेशन का मेन एम है। तो यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है डोमेस्टिक डिमांड की, तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आपका, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओनली प्रोवाइडेड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। नहीं भैया जी, इंपोर्ट की भी है एक्सपोर्ट की भी है, तो ओनली वर्ड यहाँ पर गलत हो गया। सी ऑप्शन, ग्लोबलाइजेशन हैज़ लीड टू इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडेड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है जी, यहाँ पर डी ऑप्शन लिखा है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। रिड्यूस ये क्यों करेगा? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना ऑप्शन को, बिल्कुल आप निग्लेक्ट करके इजीली आप निकाल लोगे आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इम्प्लाइज फॉर अ कंट्री? कि कौन सी जो है वो इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को फॉर द कंट्री? एक्सपेंशन ऑफ कंट्री बॉर्डर। नहीं भैया जी, ये आपका डेवलपमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंशन से। बी ऑप्शन है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन। यही तो मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है आपका क्वालिटी लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो आपको बढ़ावा देना। तो ये आपका डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव होता है, जबकि ग्रोथ आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ब्रॉडर कंसेप्ट है आपका डेवलपमेंट, तो आपको पता है बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ग्लोबली? कि कौन सा जो है वो इसमें बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है करंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ग्लोबली? कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर उत्पादन के वर्तमान संगठन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए ऑप्शन है आपका,
ग्लोबल सेल्स रिस्ट्रिक्ट अ कंपनी टू यूजिंग ओनली लोकल रिसोर्सेज, नहीं भैया जी, ग्लोबल सेल जो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, जबकि ये तो बढ़ावा देती है, ये तो गलत होगी स्टेटमेंट। बी ऑप्शन, प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड एंड मेड ओनली इन देयर होम मार्केट, नहीं भैया जी, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है कि आज के समय में क्या है कि प्रोडक्शन का पूरा काम जो है वो निर्माण जो होता है ना वो अलग अलग देशों से जो है वो अलग अलग देशों की कंपनियां जो है वो करती है ना, अलग अलग कोई पार्ट जो है वो किसी प्रोडक्ट का कोई पार्ट जो है वो कौन से देश आएगा, कोई जो है वो किसी और देश से जो है वो बनकर आएगा, तो यही आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा है। तो आपका जो है वो ये आपका होम मार्केट से ही जो है वो इसका रिलेशन नहीं है, ग्लोबली यहाँ पर होता है। सी ऑप्शन है, कंपनीज प्रेफर टू सेंट्रलाइज ऑल ऑपरेशन इन वन कंट्री, नहीं भैया जी, ग्लोबली यहाँ पर होता है, वन कंट्री नहीं होता है। डी ऑप्शन, प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली टू और टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, बिल्कुल यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो मैं आपको बता रहा था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, कि जो है वो प्रोडक्शन कैसे होती है कि अलग अलग देशों से जो है वो सभी चीज़ें बन के आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, है ना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको 7018186561। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप मैसेज कीजिए कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरिया कंपेयर टू रूरल एरिया, कि क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जीवन निर्वाह की लागत जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो ज़्यादा होती है आपकी अर्बन एरिया में। क्यों ऐसा होता है ये यहाँ पर पूछा गया है कि उसका मेन रीजन क्या है। ये ऑप्शन है मोर एंटरटेनमेंट, ऑप्शन बिल्कुल गलत, ये तो कोई रीज़न ही नहीं है। बी ऑप्शन है हायर अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हायर अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, नहीं भैया जी, आपका ऐसा भी नहीं होता है कि लिमिटेड एक्सेस होता है। डी ऑप्शन है इनएडिक्वेट जो है वो लीजर फैसिलिटी, तो ऐसा भी नहीं है कि इनएडिक्वेट है। अर्बन में तो आपका ज़्यादा फैसिलिटी होती है रूरल के कंपैरिजन में, है ना। तो हायर अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी ही इसका एक मेन रीज़न है। कैसे जो है वो मेन रीज़न ये हो सकता है, हायर जब पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, बहुत ज़्यादा लोग एक एरिया में रहेंगे, तो उससे जो है वो डिमांड भी बढ़ेगी बहुत सारी चीज़ों की, जिससे क्या होगा आपका हाउसिंग डिमांड जैसे बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, सर्विसेज बढ़ेगी, तो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो नेचुरल सी बात है आपकी अर्बन एरिया में जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रूरल एरिया में। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी रोल ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में WTO का प्राइमरी रोल क्या होता है। WTO आज जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये रेगुलेट करता है, ये आपका रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है जी, ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग करेंसी एक्सचेंज रेट बिटवीन नेशन, नहीं भैया जी, ये तो RBI का काम है, ये WTO का ये काम नहीं है। बी ऑप्शन एस्टेब्लिश एंड एनफोर्सिंग रूल्स गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज, बिल्कुल यही तो काम है आपका WTO का, रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, यहाँ से हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि WTO की हम बात कर ही रहे हैं। तो WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में जो है वो WTO की स्थापना हुई थी, है ना। WTO ने रिप्लेस भी किया था आपको, किसको जो है वो WTO ने रिप्लेस किया था, GATT, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को जो है वो रिप्लेस किया था। कब किया था, 1948 में। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें होती है ध्यान रखने लायक होती है और आपको रिवाइज करते रहना होता है इन क्वेश्चन को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। In the context of formal credit in India, which institution is responsible for the supervision and regulation of commercial bank? कौन सा जो है वो इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है आपका
सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल बैंक के लिए। तो आप जानते हैं आपका बैंकर्स बैंक जो होता है, आपका सेंट्रल बैंक है हमारा, वही इसके लिए जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो आरबीआई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेंट्रल बैंक है आपका आरबीआई, क्या करता है आपका, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। आरबीआई के बारे में थोड़े से फैक्ट्स और जान लेते हैं, जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, है ना, ये आप जानते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। पहले इनिशियली कहाँ पर था हेडक्वार्टर, कोलकाता में था आपका, है ना। आरबीआई नेशनलाइजेशन आपकी हुई थी, कब हुई थी, 1949 में हुई थी। फंक्शंस आपके थोड़ा सा जान लेते हैं आरबीआई के फंक्शन, जैसे आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक है ना, गवर्नमेंट बैंकर है आपका, है ना। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है आपका आरबीआई, करेंसी को इशू करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आरबीआई की, कि आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करता है आपका आरबीआई। तो ये सारे हमने फंक्शंस की बात भी आरबीआई के कर ली, अच्छे से जो है वो इन्हें भी पढ़ लेना, आरबीआई से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, हाउ कैन टू कंट्रीज विद द सेम पर कैपिटा इनकम डिफर इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट आउटकम्स, कि कोई दो कंट्रीज हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो सेम है, पर वो जो है वो दो कंट्री जो है वो कैसे, वो जो उनका जो है वो डेवलपमेंट आउटकम्स उनकी अलग अलग होगी, ये पूछा गया है यहाँ पर। ए ऑप्शन है, दे मे बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, भैया जी नहीं, लोकेशन से हम डेवलपमेंट का पता नहीं लगाते हैं, है ना। बी ऑप्शन है, देयर लेवल्स ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में भी डिफरेंट, बिल्कुल सही। अगर उनका अलग अलग हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम होगा तो वहाँ से हम जो है वो डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं, जिसमें जो है वो अच्छा हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम होगा जिस कंट्री में, वो जो है वो अच्छी वहाँ पर डेवलपमेंट होगी। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि डेवलपमेंट हमने अच्छे से पढ़ा है कि डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसमें हम सिर्फ डेवलपमेंट में हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही नहीं बल्कि और चीज़ें भी देखते हैं, जैसे हेल्थ हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वाई आर इंटरेस्ट रेट्स ऑन फॉर्मल सेक्टर लोन्स जनरली लोअर देन दोज ऑन इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स इन इंडिया, कि क्यों जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना आपके फॉर्मल सेक्टर लोन में वो लोअर होते हैं, किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में। क्या होता है ये फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, आप जानते हैं। फॉर्मल सेक्टर ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो आपके जो है वो फॉर्मल क्रेडिट्स आपके होते हैं, जो आरबीआई जो है वो कंट्रोल इनको करती है ना। कई बार जो है वो आरबीआई जो है वो फॉर्मल सेक्टर को जो है वो आरबीआई कंट्रोल करती है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई रेगुलेशन नहीं होता है आपका क्रेडिट के लिए, है ना। आपका फॉर्मल सेक्टर में आपके इंटरेस्ट रेट भी लो होते हैं, है ना, पर लेकिन आपको कोलेट्रल, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है इसमें, है ना, जबकि ट्रांसपेरेंसी, फुल ट्रांसपेरेंसी हमें फॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलती है, और सेफ भी आपका माना जाता है फॉर्मल क्रेडिट, है ना। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, आपका कोई रेगुलेशन नहीं होता, इंटरेस्ट रेट भी मनमर्जी के लिए जाते हैं आपके, वेरी हाई होते हैं। कई बार इसमें क्या फ़ायदा होता है कि गिरवी जो है वो चीज़ें जो है वो कई बार नहीं रखनी पड़ती है, इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो क्या होता है, रिस्की ये होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसमें नहीं होती। तो ये पूछा गया है यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, आई होप आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या जो है वो अब पूछा गया कि फॉर्मल सेक्टर में लो क्यों होते हैं आपके इंटरेस्ट रेट। ए ऑप्शन है, दे आर ऑलवेज बैक्ड बाय गवर्नमेंट सब्सिडीज, नहीं भैया जी। बी ऑप्शन, फॉर्मल लोन्स डू नॉट रिक्वायर एनी कोलेट्रल, कोलेट्रल तो जो है वो फॉर्मल से लोन में चाहिए होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन है आपका, द रीपेमेंट पीरियड ऑफ फॉर्मल लोन इज ऑलवेज शॉर्टर, नहीं भैया जी, लॉन्गर होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही शॉर्टर होता है। डी ऑप्शन है आपका, फॉर्मल सेक्टर लोन्स आर रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड फॉर फेयर प्रैक्टिस, बिल्कुल भैया जी, आपका आरबीआई द्वारा जो है वो कंट्रोल होता है इसमें, है ना। तो डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही गया कि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम और इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से, ठीक है जी, अच्छे से इसे भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विच रिफॉर्म आफ्टर 1991 प्लेड अ की रोल इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, क्या हो गया, 1991 के रिफॉर्म है आपके, एलपीजी रिफॉर्म, है ना, उसने जो है वो की रोल निभाया था आपके मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में। तो किसमें जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि विच रिफॉर्म आफ्टर 1991, है ना। ए ऑप्शन है आपका, बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं भैया जी, बैनिंग तो नहीं हुई थी। बी ऑप्शन है आपका, इंक्रीजिंग ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर तो नहीं भैया जी, ट्रेड बैरियर तो जो है वो आपके इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हुए थे इसमें,
सी ऑप्शन है रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नहीं भैया जी, यहाँ पर क्या हुआ था, अलाउ किया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इजी यहाँ से ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले और इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपसे आप जो है वो ऑप्शन में आप इजीली जो है वो निगलेक्ट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपको एग्जाम में भी वैसे ही करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको ऑप्शंस को निगलेक्ट करना है और बेस्ट आंसर आपको छांटना है। इजी क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी स्कीम इन इंडिया। डीबीटी स्कीम आप जानते हैं क्या होता है। डीबीटी स्कीम, डीबीटी स्कीम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना वो फार्मर को स्टेबल इनकम देना होता है ना। जैसा कि आपका एक पीएम किसान स्कीम है आपकी, है ना, ये आपकी डीबीटी बेस्ड स्कीम है, ठीक है जी। तो इसका यहाँ पर पूछा गया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ए ऑप्शन है टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन फॉर बिजनेस स्टार्टअप, नहीं भैया जी, टू इंश्योर अ स्टेबल इनकम फॉर फार्मर, यही तो मैंने आपको बताया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मेन एम क्या है आपका, स्टेबल इनकम देना फार्मर को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मच डिड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेज बिटवीन 1991 एंड 2000। बिटवीन बात कर रहा है यहाँ पर 1991 से लेकर 2000 की। देखिए ये थोड़ा सा ये पेचीदा क्वेश्चन है। यहाँ पर ना जो जीडीपी ग्रोथ हम देखते हैं ना, एक एक साल की हम देखते हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा है 1991 से 2000 की। तो यहाँ पर ना राइट आंसर यहाँ पर जो है वो मुझे सोर्सेज से मिला है ना, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर ना थोड़ा सा ये आप जो है वो इसे चेक कर लेना एक बार, जो है वो मुझे जो सोर्सेज से मिला है ना, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है यहाँ पर 1991 से 2000 के बीच में ये बताना। तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2025, हाउ मेनी करोड़ पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 एंड 2022-24। ये एक इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, कि इसमें जो है पूछा गया है कि हाउ मेनी करोड़ पीपल जो है वो केम आउट ऑफ पॉवर्टी, जो है वो कितने लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए हैं इस टाइम पीरियड पे 2005 से 6 और 2022-24 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका 171 मिलियन। 171 मिलियन जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं इस इंडेक्स से अकॉर्डिंग, ठीक है जी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, हाउ डज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल इन लोन टर्म अफेक्ट लो इनकम बोरोवर इन इंडिया। कि भारत में ऋण की शर्तों से समाश्रित की आवश्यकता निम्न आय वर्ग के उधारकर्ताओं को किस प्रकार प्रभावित करती है। कोलेट्रल सिस्टम आप जानते हैं कि कोलेट्रल क्या होता है। कोलेट्रल ना एक एसेट होता है जो उधार लेता है ना, जो बोरोवर होता है, बैंक के पास जो है वो लोन या फिर सिक्योरिटी के रूप में जो है वो गिरवी रखना पड़ता है एक ऐसा एसेट, ठीक है जी। तो अगर जो है वो लोन नहीं जो है वो चुकाते हैं तो बैंक क्या करता है कि कोलेट्रल से पैसा वसूल करता है। तो ये होता है आपका कोलेट्रल। तो व्हाट इज दी हाउ डज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल इन लोन टर्म अफेक्ट लो इनकम बोरोवर को, कैसे जो है वो ये अफेक्ट करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ लोन अप्रूवल फॉर एवरीवन। नहीं भैया जी, ऐसे तो नहीं होता है, यहाँ पर बात हो रही है लो इनकम बोरोवर की। बी ऑप्शन है इट ग्रांटेड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन इट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट फॉर पीपल हु लैक एसेट। बिल्कुल सही, ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है आपके ऐसे फॉर्मल क्रेडिट लेने के लिए जो आपके जिनके पास जो है वो कोलेट्रल रखने के लिए कुछ चीज़ नहीं होती है ना, तो वो उस चीज़ से ये रिस्ट्रिक्ट करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। यह परिसंपत्तियों की कमी वाले लोगों के लिए औपचारिक ऋण तक अधिगम को प्रतिबंधित करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच सेक्टर इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू जीडीपी इन द लास्ट 2 डिकेड ड्यू टू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मैं आपको हज़ारों बार ये क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, है ना। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में और कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 47 है,
in the context of increasing integration with global market since the 1990s. Which of the following option best evaluates the impact of globalization of ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड की कौन सी जो है वो इनमें से बेस्ट इवेलुएट कर रही है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन का फिर से यहाँ पर इम्पैक्ट पूछा गया है, तो बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है ग्लोबलाइजेशन से। ओके जी, ए ऑप्शन है इट हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बोथ एक्सपोर्ट एंड जो है वो इम्पोर्ट। तो इससे क्या हुआ है कि आपका जो है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर जो है वो काफ़ी फर्क पड़ा है। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर लग रहा है ना। एंड डाइवर्सिफाइंग इंडियाज ट्रेड पार्टनर एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड हैज़ डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन, नहीं भैया जी, ग्लोबलाइजेशन से डिक्रीज क्यों होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन फॉरेन ट्रेड हैज़ बिकम मोर रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन इट हैज़ ओनली इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट, नहीं भैया जी, ग्लोबली जो है वो इंक्रीज हुआ है ये, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको जो है वो आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इन कंट्री एक्स वन स्टेट हैज़ अ हायर लिटरेसी रेट and more functional public health centers compared to another state in the same country. Based on this, what is the most logical conclusion regarding the development trajectory ऑफ द टू स्टेट? कि क्या हो रहा है कि एक स्टेट में जो है वो हायर लिटरेसी रेट है एंड मोर फंक्शनल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है ना, एज कम्पेयर टू अनदर स्टेट इन दी सेम कंट्री, है ना। दो स्टेट हैं, उनमें जो है वो अलग अलग जो है वो आपकी एक स्टेट में जो है वो अच्छी फैसिलिटी आपकी हेल्थ की फैसिलिटी है ना, लिटरेसी रेट अच्छा है, और दूसरा जो है वो आपका जो है वो दूसरे स्टेट में जो है वो ऐसा नहीं है। पूछा गया है कि इनमें से जो है वो मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड जो है वो कौन सा जो है वो यहाँ पर बेस्ट है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है डेवलपमेंट कैन नॉट असेस्ड विदाउट, डेवलपमेंट को जो हम असेस्ट नहीं कर सकते आपके इनकम फिगर के साथ, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है ये, है ना। ए ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है यहाँ पर। बी ऑप्शन द फर्स्ट स्टेट लाइकली हैज़ अ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सी ऑप्शन है द पर कैपिटा इनकम ऑफ फर्स्ट स्टेट इज डेफिनेटली हायर। डी ऑप्शन है द सेकंड स्टेट हैज़ बेटर टैक्स कलेक्शन। देखिए ये तो नहीं है, पर कैपिटा इनकम ऑफ द फर्स्ट स्टेट ये भी नहीं होगा, पर डेवलपमेंट का रिलेशन आपका पर कैपिटा इनकम से हम डेवलपमेंट को नहीं मेजर करते हैं। ए ऑप्शन है द डेवलपमेंट कैन नॉट असेस विदाउट इनकम फिगर, कि डेवलपमेंट जो है वो असेस नहीं होती है आपकी इनकम फिगर से। बिल्कुल डेवलपमेंट आपकी असेस होती है, आपकी डेवलपमेंट भी होती, डेवलपमेंट जो है वो इनकम भी जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आती है, और बहुत सारे और फैक्टर्स भी डेवलपमेंट में आते हैं। तो ये बिल्कुल ये गलत है ये एक तरीके से, और बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही आंसर है कि जो फर्स्ट स्टेट है ना वो हायर लेवल ऑफ वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर जो है वो अच्छी हेल्थ केयर है यहाँ पर, और आपके जो है वो एजुकेशन लिटरेसी रेट अच्छा है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन facilitated by deregulation in many sectors. What is the primary effect of deregulation on इंटरनेशनल बिजनेस? डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है वो इंडस्ट्रीज और ट्रेड पर लगाए गए अननेसेसरी रूल को जो है वो कम करना या फिर हटाना, यही आपका डीरेगुलेशन होता है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्राइमरी इफेक्ट क्या पड़ा है आपका डीरेगुलेशन से ऑन इंटरनेशनल बिजनेस से, है ना। तो डीरेगुलेशन से क्या फर्क पड़ा होगा? इट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है ना। डीरेगुलेशन मैंने जैसे आपको बताया कि सरकार क्या करती है कि ट्रेड पर लगाए गए अननेसेसरी जो रूल होते हैं उनको कम करना डीरेगुलेशन होता है। तो इससे क्या ही होगा? आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बिल्कुल सिंपल सा बात है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर? किनमें से जो है वो कौन सा 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो हुआ है रिगार्डिंग दी पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल प्राइवेट इंडस्ट्री, ऐसा तो नहीं है।
है ना। बी ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन रिजर्व्ड आइटम फॉर द पब्लिक सेक्टर, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है आपका एवोल्यूशन ऑफ स्केड्यूल बी इंडस्ट्रीज, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका क्या हुआ था कि पब्लिक सेक्टर में क्या चेंज हुए कि जो कुछ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज थी, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, 17 गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, है ना, उनको जो है वो कम करके जो है वो 8 गवर्नमेंट रिजर्व्ड इंडस्ट्री जो है वो 8 जो है वो हो गई थी उस टाइम पे। तो ये यहाँ पर हो सकता है एवोल्यूशन हुआ था आपका इंडस्ट्री का, कम कर दी गई थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में। द इनोवेशन बेस्ड रिफॉर्म इन इंडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन दी लेट 2025 अलाइन विद विच नेशनल विजन। तो आपका जो ये एक विजन यहाँ पर पूछा गया है कि इनोवेशन बेस्ड रिफॉर्म हुआ है इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन लेट 2025 में, तो वो किस विजन के तहत ये जो है वो कौन सा विजन ये पूछा गया है कि कौन सा ये विजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, विकसित भारत विजन 2047। इसके तहत क्या है, ये विकसित भारत विजन क्या है कि इसका मेन एम क्या है, ये लॉन्ग टर्म एक विजन है जिसका एम है आपका 2047 तक भारत क्या बन जाए, एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, है ना। 2047 जो है वो क्यों चुना गया, क्योंकि भारत को जो है वो 100 वर्ष भी हो जाएंगे आज़ादी के, इसीलिए ये चुना गया कि 2027 तक भारत क्या बन जाए, एक डेवलप्ड जो है वो नेशन बन जाए। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखोगे आप, विकसित भारत विजन जो है वो इस क्वेश्चन का और राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच कॉम्बिनेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द लिबरलाइजेशन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म इन इंडिया, कि कौन सा जो है वो इसमें से बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लिबरलाइजेशन कंपोनेंट को। तो कई बार हमने ये पढ़ लिया आज, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है जी, ए ऑप्शन है आपका डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री विद एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। बी ऑप्शन है आपका नवरत्ना एंड महारत्ना स्टेटस ऑफ टू PSUs, महारत्ना स्टेटस टू PSUs। सी ऑप्शन है आपका WTO कमिटमेंट्स एंड इंक्रीज इन FDI, एंड डी ऑप्शन है आपका डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ PSUs। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा जो है इनमें से बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लिबरलाइजेशन को। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने जो है वो डिस्कस किया आपके इकोनॉमिक सेक्शन से। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से HPRC आपके इकोनॉमिक सेशन से जो है वो पूछ रहा है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे कि HP एग्जाम अफेयर के जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि आपको जो है वो ऐसी वीडियोस जो है वो मिलती रहे। ठीक है जी, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।